हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। दोस्तों देखिए, हम लोग जो है पीईटी के प्रैक्टिस सेट की जो शुरुआत करने जा रहे हैं। आज ही हम लोगों का पहला प्रैक्टिस सेट है। आपको डेली के डेली पेपर तक जो है आपको एक डेली प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा और आप लोग उसके साथ जुड़े रहिए, जिससे कि आपको जो है प्रैक्टिस सेट देखिए। मैंने लास्ट टाइम जब जो है 2000 ये जब लास्ट ईयर 2023 चल रहा है, 2022 में जब मैंने प्रैक्टिस सेट कराए थे, तो मैं आपको बता दूं, जो मैंने प्रैक्टिस सेट कराए थे बिल्कुल हूबहू वैसे के वैसे ही प्रैक्टिस सेट आपको मैथ में आपकी डीआई और रीजनिंग, वहाँ पे सिर्फ संख्याओं का परिवर्तन आया था, पैटर्न आपको वही मिला हुआ था। तो इस बार भी हम लोग वही चीज़ फॉलो करेंगे और इस बार भी जो पिछले साल हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए थे उनको बहुत फ़ायदा हुआ था और उनकी परसेंटाइल अच्छी हो गई थी। ठीक है, बच्चों ने खुद बाद में मैसेज किया था कि सर हमारी तो इतनी परसेंटाइल बन नहीं थी, लेकिन बाद में जो है पिछले साल इतनी थी और इस साल इतनी हो गई थी। तो ये चीज़ जो है आपको भी ध्यान देनी पड़ेगी। अगर आपको अपनी परसेंटाइल सुधारनी है तो भाई रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी। आप डेली जुड़िए, डेली जुड़ने के साथ में ही आपको यहाँ पे एक प्रैक्टिस सेट पर डे मिलेगा, तो आप उस प्रैक्टिस सेट को जात में जुड़ जाइए, आपको वो पर डे के पर डे मिलता रहेगा। ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक पार्ट में आपकी हिंदी, इंग्लिश, जीएस पूरी आएगी। एक पार्ट जो दूसरा पार्ट होगा, जिसको मैं इस छोटे से बोर्ड पे मैं नहीं समझा पाता हूँ, जो मोबाइल का होता है, यहाँ पे कई चीज़ें मिस हो जाती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ जो है हम लोग उसके लिए दूसरा बोर्ड पे रिकॉर्ड करके फिर आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो उसमें होगा मैथ, रीजनिंग और डीआई, ये तीन पोर्शन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी के सारे क्वेश्चन हम लोग यहीं पे देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि 1 मई 2021 में किस देश को इबोला वायरस प्रकोप से मुक्त किया गया था। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे पुराना क्वेश्चन दे दिया है, शायद प्रीवियस ईयर का होगा या जो भी है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर था वो कांगो था दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो भी देखिए दोस्तों, जो भी लोग पीईटी के साथ साथ में यूपी पुलिस की भी तैयारी करना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं कि यूपी पुलिस के लिए भी हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट लेके पर डे के पर डे आ ही रहे हैं। उसमें आपको मैथ का चैप्टर वाइज हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, कल उसका जो है पहला चैप्टर का फर्स्ट पार्ट आया था, जिसमें संख्या पद्धति के कुछ नियम और कुछ रूल्स बताए थे। आज जो है हम लोगों ने उसको जो है आज नहीं, हाँ शायद परसों हम लोग लेके आए थे संख्या पद्धति का पहला चैप्टर और पहला पार्ट। और कल जो है आपको मिला था कि संख्या पद्धति का पार्ट 2, उसमें और भी नियम क्लियर किए गए थे। और जो आज आपको मिलेगा, वो आज आपको जो मिला है वो कैसा मिलेगा, उसमें आपको प्रैक्टिस सेट में जो है क्वेश्चंस होंगे, जो हम लोगों ने रूल्स पढ़े थे उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। चलिए, तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए, लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। अच्छा देखिए, लिखा हुआ श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंकित तीर्थंकर को दर्शाती है। ऐसा तो नहीं है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनाए गए थे, बिल्कुल सही है। होयलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, ये भी सही है। तो यानी कि गलत कौन सा है, ये पहला वाला ही आपका गलत है। चलिए 3 नंबर देखिए। 3 नंबर में क्या हो जाएगा कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियत सिक्के जारी किए थे तथा दिल्ली को अपना साम्राज्य राजधानी घोषित किया था। तो नसरुद्दीन मोहम्मद, इल्तुतमिश, आराम शाह और बलवंत। देखो ये प्रथम सुल्तान की बात की जा रही है जिसने नियमित सिक्के जारी किए थे। ठीक है, और दिल्ली को अपने राजधानी घोषित किया था, तो वो कौन था, इल्तुतमिश था दोस्तों। ठीक, चलिए 4 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो कौन था कि कृषकों की सहायता के लिए मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी या अकबर। तो ये दोस्तों शेरशाह सूरी ही था जिसने कृषकों की सहायता के लिए मध्यकालीन भारतीय शासक में पट्टा एवं काबूलियत की जो है व्यवस्था प्रारंभ की थी। ये पट्टा वही होता है जो आज के टाइम में कहा जाता है ना कि आपका पट्टा है, या ये वही उसी तरीके का ये भी एक पट्टा ही था। चलिए 5 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। किस मराठा शासक ने संबंध में किसी अंग्रेज ने कहा था कि वह मराठाओं का अंतिम बुद्धिमत्तापूर्ण प्रशासक था। ये किसके बारे में कहा गया था, नाना फडणवीस, राजाराम, बालाजी राव या शाहू। तो दोस्तों ये कहा गया था नाना फडणवीस के बारे में। चलिए 6 नंबर देखिए। 6 नंबर में क्या, अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन इंडियन एसोसिएशन ने कब किया था। तो कब किया था, 1870, 1878, 1881 या 1883। तो दोस्तों ये अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन इंडियन एसोसिएशन ने कब किया था। तो दोस्तों ये किया था 1883 ईस्वी में। चलिए 7 नंबर देखिए। सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटेन व अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा किस दिन की थी। सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटेन व अमेरिका के विरुद्ध जो है युद्ध की घोषणा किस वर्ष में की थी या किस तारीख को की थी। तो 25 अगस्त 1943, 21 अक्टूबर 1943, 23 अक्टूबर 1943, 6 नवंबर 1943। तो दोस्तों ये था 23 अक्टूबर 1943 को जो है इन्होंने युद्ध की घोषणा किसके विरुद्ध में की थी, किसके विरुद्ध की थी, तो ब्रिटेन और अमेरिका के विरुद्ध में। चलिए 8 नंबर देखिए। भारतीय नागरिक सेवा की तुलना
भारतीय नागरिक सेवा की तुलनात्मक परीक्षा के लिए नियत 21 वर्ष से अधिकतम आयु को घटाकर 19 वर्ष किस व्यवसायिक वायसराय के काल में किया गया था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, वेंसडाउन। तो दोस्तों ये कौन थे जो 19 वर्ष किस वायसराय ने किया था? जो जिसने परीक्षा जो थी ये भारतीय नागरिक सेवा की तुलनात्मक परीक्षा के लिए 21 से अधिकतम आयु घटाकर 19 कर दी थी, ये लॉर्ड लिटन था। चलिए फिर देखिए, गांधी जी का दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? अच्छा, असहयोग आंदोलन से, खिलाफत आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से या स्वदेशी आंदोलन से? तो ये दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन से दांडी मार्च से जो था रिलेटेड था इनका। उसके अलावा असहयोग आंदोलन जो है ये 1920 में स्टार्ट किया गया था और 1922 में ये चौरी चौरा घटना के कारण इसको जो है रद्द कर दिया गया था। चलिए 10 नंबर देखिए, 10 नंबर में क्या हो जाएगा? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, विठल भाई पटेल ने, वल्लभ भाई पटेल ने। तो ये वल्लभ भाई पटेल थे। इसी सत्याग्रह के बाद में जो है इनको यहाँ की जो औरतें थीं उन्होंने इनको सरदार की उपाधि दी थी, तब ये इनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गया था। इसीलिए देखिए यहाँ पे सरदार नहीं लिखा, यहाँ पे सिर्फ वल्लभ भाई पटेल लिखा हुआ है। चलिए फिर यहाँ पे लिखा हुआ 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? चलिए वाआल, लिम्पोपो, नाइजर या जाम्बेजी। तो दोस्तों कौन सी नदी मकर रेखा की बात हो रही है? तो मकर रेखा की बात तो लिम्पोपो हो जाएगी। लिम्पोपो एक ऐसी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। चलिए 12 नंबर देखिए, 12 नंबर में क्या हो जाएगा? लिखा हुआ है किसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया था? किसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश में? अच्छा, किसकी खोज की गई थी जिसको आंध्र प्रदेश में जो है तुमलापल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया था? तो सबसे बड़ी टंगस्टन खानें, सबसे बड़ी यूरेनियम खानें, सबसे बड़ी कोयला खानें या सबसे बड़ी अभ्रक यानी कि जिसको माइका कहते हैं उनकी खानें? तो यूरेनियम की खानें हैं यहाँ पे, ये जो लिखा हुआ है तुमलापल्ली, ये यूरेनियम की खानें हैं। तो इसी के चलते जो है वहाँ पर ये सबकी नज़र में आ गया था। चलिए 13 नंबर, भारत के किस वर्ग के नगरों में लगातार ह्रास की प्रवृत्ति बनी हुई है? तो ये किस तरीके के जो किस वर्ग के जो होते हैं इनमें ह्रास की प्रवृत्ति बनी हुई किस तरीके के किस प्रकार के जो नगर होते हैं? ठीक है, चलिए देखिए, तो 1 व 2 वर्ग के, 2 या 2 वर्ग के, 1 या 3 वर्ग के, तो 2 या मतलब 5 या 6 वर्ग के, तो यही होते हैं 5 या 6 वर्ग। देखिए मैं आपको बता दूं, जो भारत में जितने भी नगर हैं ये सब बटे हुए हैं 3 जोनों में। ठीक, एक्स, वाई और जेड। जब आप नौकरी लगती है, जब आप सेंट्रल की नौकरी कोई भी पाएंगे तो उसमें 3 तरीके के जोन होते हैं, एक्स, वाई और जेड। आपको जैसे जैसे जोन में सेलेक्ट होते हैं आपको वहाँ का DA जो होता है, DA, TA, HRA, वो वहाँ के अनुसार मिलता है। ठीक है, चलिए 14 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से जहाँ वर्ष की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता है वह है, वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता है तो कौन सा है? केरल, कर्नाटक, मेघालय या राजस्थान? तो जो सबसे ज़्यादा परिवर्तनशीलता जहाँ पे है वो है राजस्थान। भारत का एक मतलब ये ऐसा स्टेट है जहाँ पे वर्षा की बहुत ज़्यादा सर्वाधिक मतलब बहुत ज़्यादा परिवर्तनशीलता है। चलिए 15 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस एक स्थान के अक्षांश तथा देशांतर क्रमशः 28.38 डिग्री नॉर्थ से लेकर 77.12 ईस्ट तक है? अच्छा, तो किस स्थान के अक्षांश तथा देशांतर क्रमशः? ये दिल्ली के हो जाएंगे दोस्तों। नॉर्थ ईस्ट जो है तो ये दिल्ली ही हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 16 में निम्न में किस क्षेत्र को 10वीं योजना परिव्यय के सर्वाधिक प्रतिशत आवंटित किया गया था? ये दोस्तों देखिए ये भी जो है पुराना क्वेश्चन है, वैसे ये ऊर्जा को किया गया था, मैं आपको बता दूं। चलिए 17 नंबर देखिए, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, किस पर आधारित है? भारत में जो नियोजित अर्थव्यवस्था है वो किस पर आधारित है? चलिए तो देखते हैं किस पर आधारित है। गांधीवादी व्यवस्था पर, समाजवादी अर्थव्यवस्था पर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर या मिश्रित अर्थव्यवस्था? तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है दोस्तों? भारत की अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी रूप में स्थापित हुआ है? तो विदेशी संस्थागत निवेश, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम? तो ये भारतीय राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के रूप में स्थापित हुआ है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के अनुषंगी समानुषंगी के रूप में स्थापित हुआ है। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ देश में दुग्ध उत्पादन की वृद्धि लाने के उद्देश्य से सघन पशु विकास कार्यक्रम ICDP कब चलाया गया था? तो दोस्तों ये चलाया गया था 1964 से लेकर 1965 ईस्वी के मध्य में।
चलिए 20 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है जीएसटी बिल को पारित करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया है। तो जीएसटी का बिल, अब आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन यानी कि कौन सा अमेंडमेंट एक्ट किया गया है जीएसटी को लाने के लिए। 101 मतलब या 120 या 122 या 126, तो जो 101वां संविधान संशोधन था यही आपका जीएसटी के लिए किया गया था। चलिए 21 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। तो भाई देखो यहाँ पे दो तरीके हैं, ठीक है, ये आपको अंडरस्टूड करना पड़ेगा। देखो विश्व का सबसे बड़ा संविधान यहाँ पे लिखित और वैसे तरीके से लिखा नहीं है। अगर देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, तो इसलिए आपको यहाँ पे भारत ही लेना पड़ेगा। चलिए 22 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संवर्धन रखता है। अब नीति निर्देशक सिद्धांत पूछे जा रहे हैं, ये किस अनुच्छेद में है दोस्तों, अनुच्छेद 51, 48 का या 43 का या अनुच्छेद 41। तो जो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाते हैं। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया जाता है किसमें, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा या 43वें संविधान संशोधन के द्वारा, और फिर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 39वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो जो मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है, कौन से मौलिक अधिकार नहीं, यहाँ पे मौलिक कर्तव्य हैं, तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है पारित किए गए थे या निर्धारित किए गए थे। चलिए 24 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है। अच्छा, तो देखो ये क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा का अध्यक्ष ऐसा होता है कि जो लोकसभा का सदस्य नहीं होता है, क्या ये सही है। फिर राज्य विधानसभा का पूछा गया, क्या ये सही है। राज्यसभा का पूछा गया कि वहाँ का जो अध्यक्ष होता है क्या वो या स्पीकर होता है, क्या वो उसका सदस्य होता है या नहीं होता, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो दोस्तों यहाँ पे जो राज्यसभा है उसका जो स्पीकर होता है या अध्यक्ष होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो उस सदन का कह सकते हैं, वो अध्यक्ष तो है लेकिन वो उसका सदस्य नहीं होता है, ठीक है, तो वो राज्यसभा का होता है। चलिए, भारत सरकार द्वारा प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। बहुत सरल क्वेश्चन है, संघीय विधि मंत्री, भारत का महान्यायवादी, विधि सचिव, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों कौन हो जाएगा, भारत सरकार द्वारा प्रथम विधि अधिकारी कौन हो जाएगा, आपको भी पता होगा, भारत का जो महान्यायवादी होता है वो हो जाएगा, ठीक। और जो जैसे प्रदेश का होता है वो कौन होता है, प्रदेश का जो महान्याय क्या था प्रदेश का, यार एक सेकेंड, हाँ, प्रदेश का जो प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट में जरूर दीजिएगा। चलिए 26 नंबर देखिए, लिखा हुआ कंप्यूटर के सीपीयू का फंक्शन क्या है। जो कंप्यूटर के सीपीयू का फंक्शन है वो क्या है। तो देखो इनवॉइस करना, इनवॉइस बनाता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, डेटा डिलीट करता है, डेटा करप्ट करता है। तो जो सीपीयू का जो फंक्शन में अगर गिना जाएगा तो वो गणना और प्रोसेसिंग करने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 27 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है कि जल अपघटन में किस रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो प्रकाश के रूप में। जल अपघटन में तो ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होगी, प्रकाश के रूप में, ऊष्मा के रूप में, ध्वनि के रूप में या अम्ल के रूप में। तो भाई जब जल का अपघटन होगा तो वाष्पीकरण के रूप में होगा, तो जब वाष्प होगी तो वो ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है, तो ये ऊष्मा के रूप में आ जाएगी। चलिए, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक होता कितना होता है, अशुद्धियों के कारण। तो जो अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक हो जाता है वो बढ़ जाता है, घट जाता है, वही रहता है या कोई संबंध नहीं होता है। तो जब अशुद्धियाँ हो जाती हैं तो द्रव का जो क्वथनांक हो जाता है वो घट जाता है। चलिए, फिर लिखा पैडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। अच्छा, चलिए, वायुमंडल, मिट्टी, प्रदूषण या बीज। तो ये पैडोलॉजी लिखा हुआ है, ये पैडोलॉजी जो है ये किसके अध्ययन से संबंधित है। दोस्तों ये मिट्टी के अध्ययन से संबंधित होती है, इसमें मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। चलिए 30 नंबर देखिए, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी का जो उपयोग होता है वो किस में किया जाता है, सेरीकल्चर में, टिश्यू कल्चर में, एपीकल्चर में या पीसी कल्चर में। तो जो मधुमक्खियों का उपयोग होता है दोस्तों वो एपीकल्चर होता है। एपी मतलब मधुमक्खी ही होता है, तो जो एपीकल्चर हो जाएगा उसका जो प्रयोग किया जाता है वो एपीकल्चर में हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ कि अभ्युदय में कौन सी संधि है। तो देखो भाई अभ्युदय लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, अभ्युदय। तो जो अभ्युदय देखिए, बीच के जो क्वेश्चन आपने शायद देखे होंगे, शायद यहाँ पे मैंने जो है क्वेश्चंस कुछ हटे हैं,
हाँ, यहाँ पे 30 था, उसके बाद 36 पे हम लोग सीधे पहुँच गए हैं। तो वो 36 पे इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि बीच के जो 31 से लेके 35 तक के जो क्वेश्चन है उसमें आपकी मैथ दे रखी थी, तो उसको फिर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता था क्योंकि फिर वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाता, तो इसलिए इसको यहाँ पे हटाना पड़ा। और ये आपको कहाँ मिलेगा, जब हम लोग आपको जो है इसमें DI प्लस रीजनिंग प्लस आपको मैथ, ये पोर्शन जब आपको मिलेगा तो उसमें मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 36 नंबर में देखिए, अभ्युदय में जो है कौन सी संधि हो जाएगी, तो दीर्घ, यड़, गुड़ या वृद्धि। तो अभ्युदय को तोड़ेंगे तो अभी प्लस उदय हो जाएगा, तो छोटी ई प्लस ऊ मिलेगा तो यड़ संधि बन जाएगी ये, तो यहाँ पे ये यड़ संधि आ जाएगी। दूध का दूध, पानी का पानी, मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा, दूध का शुद्ध रूप केवल पानी, दूध में कुछ पानी, निष्पक्ष न्याय। तो दूध का दूध और पानी का पानी मुहावरा जो बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, निष्पक्ष न्याय का लिए बन जाएगा। चलिए फिर लिखा हुआ है कि जिसे प्रमाण द्वारा ना सिद्ध किया जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो अप्रमेय लिखा हुआ है, प्रमाणिक लिखा हुआ है, अप्रमाणिक लिखा हुआ है, अप्रमाणित लिखा हुआ है। तो जिसे प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता वो क्या हो जाएगा, अप्रमाणित, जिसको प्रमाणित ही नहीं किया गया। चलिए 39 नंबर देखिए क्या लिखा हो, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है। कल जो हम लोगों ने यूपी पुलिस का जो पेपर किया हुआ था उसमें भी हिंदी में ये क्वेश्चन आया था कि प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है। तो क्या नाम हो जाएगा उनके अधूरे उपन्यास का नाम, मंगल सूत्र। कल भी ये हिंदी के पेपर में जो यूपी PCL का जो UP का जो पेपर हम लोगों ने किया था, जिससे हिंदी का पेपर सुबह 9 बजे जो मिलता है, उसमें आपको ये देखने को मिला था और उसमें भी मैंने वहाँ पे ये बताया था। चलिए 40 नंबर देखिए, बाघ का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा भैया, बाघ का स्त्रीलिंग बाघिन, शेरनी, बाघाइन, बग्घी। तो बाघिन हो जाता है, क्या हो जाता है, बाघिन। चलिए भाई, अब यहाँ पे हमको एक पैराग्राफ दे रखा है इंग्लिश में, जो कि हम लोगों को उसको पढ़ना है और उसके नीचे के आंसर देने हैं। किस क्वेश्चन से 41 से 43 तक। चलिए लिखा हो, करेज इज नॉट ओनली द बेसिस ऑफ वर्च्यू, it is its expressions. Faith, hope, charity and all the rest don't become virtues until it take courage to exercise them. There are roughly two types of courage. The first and the emotional state which you urge a man to risk injury or death is physical courage. The second more reasoning attitude with which enables him to take coolly his career, happiness, his whole future or his judgment or of what he thinks either right or worthwhile is moral courage. जो कि moral courage ज़्यादा जो है important होता है किसी के लिए। फिर I have known many men who had marked physical courage. फिजिकल करेज वाले लोग बहुत होते हैं और मेंटल या कह सकते हैं मोरल करेज वाले लोग कम होते हैं, लेकिन मोरल करेज वाले लोग ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। बट लैक्ड मोरल करेज, सम ऑफ देम वर इन हाई प्लेसेस बट दे फेल टू बी ग्रेट इन देमसेल्फ। देखो लिख के भी आ गया कि उनके पास फिजिकल करेज तो बहुत था, बट उनके पास मोरल करेज ना होने की वजह से ये क्या हुआ, बहुत ऊंची ऊंची जगहों पे थे, प्लेसेस पे थे, मतलब पोजीशन पे थे, बट क्या हुआ, वो फेल हो गए। ग्रेट देमसेल्फ बिकॉज दे लैक्ड मोरल करेज, क्योंकि उनके पास मोरल करेज नहीं था तो इसलिए वो फेल हो गए। ऑन द अदर हैंड आई हैव सीन मेनी हु अनडाउटली प्रोसेस्ड मोरल करेज बट वर वेरी कॉटियस अबाउट टेकिंग फिजिकल रिस्क। जिनके पास मोरल करेज है लेकिन वो फिजिकल रिस्क नहीं लेना चाहते, वो कहना चाह रहा है कि मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा, बट आई हैव नेवर मेट अ मैन विद मोरल करेज हु कुडंट व्हेन ही इट वाज रियली नेसेसरी फेस अ सिचुएशन बोल्डली। हाँ, जिसके पास मोरल करेज होता है वो बोल्डली जो सिचुएशंस होती हैं उनको फेस कर लेता है। चलिए फिर अब आगे देखते हैं, फिजिकल करेज इज एन एक्सप्रेशन ऑफ, क्या होता है, किसका एक्सप्रेशन होता है, वो जो फिजिकल करेज होता है वो इमोशंस का, डिलीवरेशन का, अनसर्टेनिटी का या डिफियंस का। तो जो फिजिकल करेज होता है दोस्तों वो जो है इज एन एक्सप्रेशन ऑफ, वो किसका एक्सप्रेशन होता है, फिजिकल करेज, वो इमोशंस का एक्सप्रेशन होता है। अ मैन विद मोरल करेज कैन डिफीट एनी एनिमीज, ओवरकम ऑल डिफिकल्टीज, फेस अ सिचुएशन बोल्डली, बी वेरी प्रैग्मेटिक। तो अभी मैंने बताया था, पीछे वाली लाइन में ही आया था कि जिसके पास मोरल करेज ज़्यादा होगा वो सिचुएशन को वेरी बैडली तरीके से फेस कर सकता है, या कह सकते हैं बहुत अच्छे से उसको फेस कर सकता है। चलिए लिखा हुआ है, पीपल विद फिजिकल करेज ऑफ एंड लैक, जो जिनके पास फिजिकल करेज होता है वो उनके पास क्या कमी होती है, मेंटल बैलेंस की, कैपेसिटी ऑफ रीजनिंग की, इमोशनल स्टेबिलिटी की, विल टू फाइट की। तो यही होता है कैपेसिटी ऑफ रीजनिंग की, उनके पास जो है लैक होता है उनके।
फिर लिखा हुआ फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। चलिए देखिए लिखा हुआ आई वॉच्ड हाउ द पियोनिस्ट यूज्ड हर लेफ्ट हैंड। तो यहाँ पे द पियोनिस्ट हाउ, आई वॉच्ड हाउ द पियोनिस्ट यूज्ड हर लेफ्ट हैंड। सॉरी दोस्तों, गलती यहाँ पे दोस्तों दूसरे में है। फिर 45 नंबर देखिए क्या लिखा, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट अल्टरनेटिव्स। शिप्स आर बाई गेंट इंजन्स, शिप्स आर बाई गेंट इंजन। शिप्स में क्या होता है, सेल्ड, ड्रैग्ड, पुल्ड, ड्राइवन। तो शिप्स आर ड्राइवन बाई गेंट इंजन, बहुत बड़े इंजन के द्वारा जो है उनको ड्राइव किया जाता है। हाल ही में कौन 2 एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो ये कहाँ पे हवाई पट्टी बनाई गई थी दोस्तों? तो ये उत्तर प्रदेश में बनाई गई थी। फिर देखो आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के मुख्य विषय क्या हैं? देखिए इसमें जो है प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस डाले हैं फालतू के। चलिए आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का मुख्य विषय क्या है? तो इसका जो मुख्य विषय था वो कोविड-19 योद्धा था, क्योंकि ये उस समय पे करंट का क्वेश्चन रहा होगा। 53 नंबर, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की परेड में निम्नलिखित में से किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया? क्योंकि ये 2021 का है तो ये उस समय की बात कर रहा है, तो इसलिए वहाँ पे उत्तर प्रदेश को मिला था। इस बार उत्तर प्रदेश को तीसरा स्थान मिला है। हाल ही में किस देश ने अपनी बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त किया है? तो सॉरी, जो जितने भी जो पहली बात तो ये बासमती चावल हैं तो वो आपको, अच्छा देश की बात कर रहा है तो देश की बात करेगा तो नेपाल को मिला है, वैसे बंगाल को मिला था। चलिए 55 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ, जर्मन वाच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर रखा गया है? तो ये उस समय पे 7वें स्थान पर रखा गया था। ये आपके लिए बेकार की चीज़ है। चलिए 56 नंबर देखते हैं क्या लिखा है, जापान के किस प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? किसको सम्मानित किया गया था? ये शिंजो आबे को किया गया था, जिनकी मृत्यु कर दी गई थी, जिनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, चलिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए निम्नलिखित में से कितने बच्चों को चयनित किया गया था? ये उस समय के लिए था, तब 32 बच्चों को चयनित किया गया था। इसमें कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिन्होंने जलते हुए घर से कुछ लोगों को बचाया था। चलिए 58 नंबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी के बारे में उसे बताने में देरी के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? 2 करोड़ रुपए का। ये करंट के क्वेश्चन है, ये उस समय के करंट के हैं। इस बार के करंट के लिए मैं आपको करंट ऐसे प्रोवाइड कराऊंगा कि आपको कहीं कुछ बाहर नहीं जाएगा। चलिए 59 नंबर देखिए, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा तथा किस संस्थान ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए? तो ये भी जो है DRDO ने हस्ताक्षर किए थे। खैर ये चलिए 60 नंबर, निम्नलिखित में से किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया? तो ये किसका था? पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, हावड़ा कालका मेल, विक्रमशिला एक्सप्रेस, मैसूर सोलार गोल गुंबज एक्सप्रेस। तो यह हावड़ा कालका मेल का था। 61 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? चीन, श्रीलंका, रूस, नेपाल। तो ये तो तीनों दे रखे हैं। रूस तो यहाँ से भारत से दूर है, तो भारत के नज़दीक तो वो नहीं हो सकता। चलिए यहाँ पे हमें सुमेलित करना है, किसको किसके साथ सुमेलित करना है? यहाँ पे देश और उनकी मुद्रा के बारे में दिया गया है, फिर हम लोगों को उसके साथ सुमेलित करना है और इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सऊदी अरब में रियाल बिल्कुल सही, मकाऊ पटाका, थाईलैंड डॉग, नाइजर फ्रैंक नहीं, थाईलैंड डॉग नहीं होगा। थाईलैंड में तो जो है थाईलैंड की रुपया चलता है। 63 नंबर, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों के मतभेद होने की स्थिति क्या होती है? संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति के बारे में पूछा जा रहा है। तब क्या होता है? मतभेद होने की स्थिति में क्या होगा? लोकसभा की इच्छानुसार पारित हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। राज्यसभा में भी इच्छानुसार नहीं, जब तक उन दोनों में जो है संशोधन, मतलब जो संशोधन कर रहे हैं दोनों की अगर सहमति नहीं होती है तो क्या हो जाएगा? प्रस्ताव गिर जाएगा। 64 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में
किस अनुच्छेद को किस अनुच्छेद में किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? 168, 169, 170 या 171। तो 169 में जो है आपको ये उसके विधान परिषद के जो है स्थापना या उसकी खंडन के बारे में दिया है, समाप्ति के बारे में दिया गया है। 65 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। 65 नंबर में लिखा हुआ है कि जलवायु परिवर्तन के कारण मुख्यतः निम्नलिखित की वजह से है। किसकी वजह से है? ग्रीन हाउस गैस की वजह से, ओजोन परत का अवक्षय, प्रदूषण या उपयुक्त तो सभी। तो भैया सभी की वजह से। क्यों? क्योंकि ग्रीन हाउस में जो क्या हो रखा है कि ओजोन परत का अवक्षय दे रखा है, वो भी हो रहा है, प्रदूषण की वजह से भी हो रहा है, और ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं उनकी वजह से तो हो ही रहा है। तो यहाँ पे सभी हो जाएगा। 66 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? तो ये किस में स्थापित नहीं किया गया? तो ये भारत में स्थापित नहीं किया गया था। चलिए 67 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय दोस्तों जिनेवा में पड़ेगा। चलिए 68 नंबर देखते हैं, लिखा हुआ बहमनी सुल्तानों का गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो जो बहमनी सुल्तान थे इनका गोल गुंबज दोस्तों बीजापुर में स्थित है। चलिए 69 नंबर देखिए क्या लिखा है। लोसांग तिब्बत जो लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लोसांग उत्सव जो है दोस्तों वो सिक्किम का त्योहार है। 70 नंबर देखिए, इनमें कौन सा अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है? अच्छा, राष्ट्रीय शुष्क जो है बागानी लिखा हुआ है संस्थान, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय उपकरण संस्थान। तो भारतीय सब्जी अनुसंधान जो है ये वाराणसी में उपस्थित है। चलिए अब यहाँ पे देखिए पैराग्राफ होंगे, हिंदी के दो या तीन पैराग्राफ आएंगे, उनको हमको सॉल्व करना है। चलिए लिखिए क्या लिखा हुआ है। कलयुग सब युगों से अच्छा है क्योंकि इनमें मानस पाप का कुछ फल नहीं होता है किंतु मनुष्य पुण्य का पूरा फल मिलता है। राम का नाम राम से भी बड़ा है, भय की कोई ज़रूरत नहीं है। योग ने गृहस्थ को ज़रूरत से ज़्यादा संशयालु दिया है। भक्ति में पूरा आशावादी, एक ने मुक्ति को महंगा सौदा बता दिया है, दूसरे ने बहुत सस्ता। योग में गलद्रशु भावुकता का कोई स्थान नहीं है। जो भक्ति पद पर भक्त को कप आवेग जड़ता और रोमोगदम की अवस्था में लय आ देती है, वह इस क्षेत्र में अपरिचित थी। और यदि सचमुच की भाग और विभाग कल्पित है, कल्प विकल्प बेकार है, संसार मृग मरीचिका है, परम तत्व विभाग और अविभाग से परे है, सूक्ष्म और स्थूल के अतीत है। यदि वे एक रस हैं, समरस हैं, तो फिर रोने से क्या होता है? चलिए फिर यहाँ पे इनके क्वेश्चंस के आंसर देना है। कलयुग सब युगों से अच्छा है, क्यों? क्योंकि भैया यहाँ क्या हो रहा था कि इसमें पाप पुण्य का फल मिल जाता है। मतलब पाप को जो आप पाप करेंगे तो उसके लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन पुण्य का फल मिल जाएगा। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। 72 नंबर लिखा हुआ भक्ति में मुक्ति को क्यों सस्ता बना दिया है? जो भक्ति में मुक्ति को सस्ता इसलिए बना दिया है क्योंकि भक्ति की दृष्टि में मुक्ति का कोई महत्व ही नहीं है। चलिए फिर 73 नंबर देखिए, योग में गलद्रशु भावुकता को क्यों साधन नहीं है? तो इसको साधन क्यों नहीं है? योग साधना कठोर साधना है, योग में भावना को स्थान नहीं है, योग की पद्धति में ज्ञान की शुष्कता है, योग गृहस्थ के लिए दुष्कर है। तो जो गलद्रशु भावुकता को क्यों साधन नहीं है? तो योग में भावना को स्थान नहीं है। योग और भक्ति में गृहस्थ को किस रूप में प्रभावित किया गया? योग और भक्ति में गृहस्थ को किस रूप में प्रभावित किया गया है? तो ये भक्ति एक सस्ता सौदा है, योग महंगा, इस रूप में परिभाषित किया गया है उसको, या प्रभावित किया गया है। परम तत्व से क्या मतलब है आपका, या परम तत्व क्या है? चलिए भाई देखिए परम तत्व क्या हो जाएगा। ये वह अखंड चैतन्य स्वरूप है, वह विभाग अविभाग से परे है, वह गुणहीन आकारहीन है, वह मायातीत है। तो वह विभाग अविभाग से परे है। चलिए फिर यहाँ पे हमको 70 से लेकर 80 तक कुछ पैराग्राफ दिए गए हैं, उसके बारे में देखना है। हमारे अंतःकरण में प्रिय के आदर्श रूप में संगठन उनके शरीर या व्यक्ति मात्र से आश्रय हो सकता है, पर श्रद्धेय के आदर्श रूप में संगठन उसके फैलाए हुए कर्म तंतु के उत्पादन से होता है। प्रिय का चिंतन हम आँख मूंदे हुए संसार को भूल कर करते हैं, पर श्रद्धेय का चिंतन हम आँख खोले हुए संसार का कुछ अंश सामने रख कर करते हैं। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। प्रेमी प्रिय को अपने लिए और
अपने को प्रिय के लिए संसार से अलग करना चाहता है। प्रेम में केवल 2 पक्ष होते हैं, श्रद्धा में 3। प्रेम में कोई मध्यस्थ नहीं होता है, पर श्रद्धा में मध्यस्थ अपेक्षित है। प्रेमी और प्रिय के बीच कोई और वस्तु अनिवार्य नहीं है, पर श्रद्धालु और श्रद्धेय के बीच में कोई वस्तु चाहिए। इस बात का स्मरण रखने से यह पहचानना उतना कठिन ना रह जाएगा कि किसी के प्रति किसी का कोई आनंदार्कत भाव, प्रेम या श्रद्धा है। यदि किसी कवि का काव्य बहुत अच्छा लगा, किसी चित्रकार का बनाया चित्र बहुत सुंदर जचा और हमारे चित्त में उस कवि का चित्रकार के प्रति एक सुहृदय भाव उत्पन्न हुआ, तो वह श्रद्धा है, क्योंकि यह काव्य का चित्र रूप मध्य रूप प्राप्त हुआ है। तो इसमें जो है 76 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा। 76 नंबर में लिखा हो श्रद्धालु और श्रद्धेय के बीच कौन सी तीसरी वस्तु चाहिए। तो भैया जो श्रद्धालु और जो श्रद्धेय है, इसके लिए जो है आपको जो श्रद्धेय के महान कार्य हैं, ये उसके लिए बीच में चाहिए ही चाहिए आपको। फिर देखिए, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण से लेखक का क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पे जो लेखक से अभिप्राय है कि प्रेम सोच विचार कर नहीं किया जाता, जबकि श्रद्धापूर्वक जो होता है सोच विचार कर की जाती है। जबकि श्रद्धा जो होती है वो सोच विचार कर की जाती है कि हमको किसकी श्रद्धा करनी चाहिए, और प्रेम जो है स्वतः ही हो जाता है। चलिए 78 नंबर देखते हैं। 78 नंबर में लिखा हुआ श्रद्धेय के आदर्श रूप का संगठन उसके फैलाए हुए क्रम तंतु के उत्पादन से होता है। इससे लेखक का क्या तात्पर्य है। इससे लेखक का तात्पर्य है कि श्रद्धा में श्रद्धालु का ध्यान श्रद्धेय के कर्मों पर पहले जाता है। फिर 79 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि प्रेम में केवल 2 पक्ष होते हैं, से लेखक का क्या तात्पर्य होता है। तो भैया देखो, प्रेम में सिर्फ 2 ही पक्ष होते हैं, एक होता है प्रेम करने वाला और एक होता है दूसरा जिससे प्रेम किया जाता है, बस। तो देखो इसमें कौन सा जो है ऑप्शन आपको सही मिल जाएगा। प्रेम में प्रेमिका के सामने सिर्फ प्रेमी और प्रेम में बाधक उसका परिवार होता है, नहीं, परिवार से क्या कोई मतलब नहीं। प्रेम और प्रेमी में परिवार तो बाद की बात आती है। प्रेम करने वाले 2 प्राणी एक दूसरे के सिर्फ गुण ढूंढते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। प्रेम में प्रेमी और प्रेमिका के अलावा अन्य किसी तीसरे व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं होती। और क्या लिखा हो, प्रेम में प्रेमी और प्रेमिका के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं होती है। प्रेम में प्रेमी और प्रेमिका के अलावा अन्य किसी तीसरे व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं होती। तो यहाँ पे तीसरा और चौथा दोनों एक जैसे हैं, तो आप कोई भी लगा लीजिए, ठीक है। वैसे इसमें प्रेमी के लिए कोई जगह नहीं होती है, शायद कुछ छूटा हो तो वो नहीं कह सकता हूँ, वरना यहाँ पे ऐसा कुछ ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा। चलिए 80 नंबर देखिए क्या लिखा। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो प्रेम और श्रद्धा में से प्रेम को हीन और श्रद्धा को ऊंचा स्थान दिया गया, ऐसा कुछ नहीं बताया गया था। प्रेम और श्रद्धा दोनों को बराबर स्थान मिला था। प्रेम और श्रद्धा के बीच अंतर का आकलन किया गया है। प्रेम और श्रद्धा दोनों का महत्व आकलन किया गया, प्रेम और श्रद्धा दोनों का सामाजिक कहा गया, नहीं, प्रेम और श्रद्धा के बीच जो है अंतर का आकलन किया गया है। दोनों में अंतर तो है लेकिन आकलन किया गया है, क्योंकि प्रेम और श्रद्धा के प्रेम में जो है 2 लोगों की ही आवश्यकता होती है, श्रद्धा में 3। प्रेम जो होता है वो बिना मतलब किसी ऐसे ही हो जाता है, उसके लिए किसी को जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन श्रद्धा सोच समझ कर करनी पड़ती है। तो दोस्तों देखिए, जो हमारे जो प्रैक्टिस सेट में जितने भी जीएस, हिंदी और इंग्लिश, अर्थशास्त्र, विज्ञान या जो भी जैसे भी जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सब कंप्लीट हम लोगों ने कर लिए हैं। उसके अलावा इसमें आपको मैथ, रीजनिंग और 20 क्वेश्चन जो हैं आपको डीआई के, ये क्वेश्चन मैं आपको एक दूसरे वीडियो के माध्यम से करा दूंगा, तो वीडियो आपको 2-2 मिल जाएंगी। तो जिससे आपको जितनी, देखिए मैं डीआई के बारे में आपसे एक बात कह दूं कि डीआई आपको मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे और आसानी से वहाँ पे अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और बाकी अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।